क्या आपने कभी सोचा है कि एक चमकदार पत्थर भी कभी औषधि बन सकता है या औषध द्रव्यों के योग में घटक बन सकता है? नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा गुप्ता और आप देख रहे हैं आयुर्विज्ञान क्लासेस, जहाँ मैं आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय अभ्रक शोधन के साथ। दोस्तों, अभ्रक शोधन सुनने के बाद आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अभ्रक है क्या? व्हाट इज अभ्रक? अभ्रक कुछ और नहीं बल्कि एक खनिज है। खनिज यानी मिनरल। आप सभी लोग इससे पहले महारस वर्ग देख चुके होंगे। एक बार क्विकली इसका श्लोक देख लेते हैं। अभ्र वैक्रांत माच्छीक विमल आद्रिज सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वा अष्टौ संग्रहेद्रसान। रेफरेंस रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 श्लोक नंबर 11। ये मैंने इधर क्यों डाला है, उसका एक रीज़न है कि जो हमारा अभ्रक है वो महारस वर्ग में आता है। अन्य महारस भी हम देख लेते हैं। अभ्रक, वैक्रांत, माच्छिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल, रसक, ये 8 महारस होते हैं। इंग्लिश में अभ्रक को माइका के नाम से जाना जाता है। नीचे मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला मेंशन किया है। आप सभी लोग इसका केमिकल फॉर्मूला ज़रूर से बाय हार्ट कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिकली इसको बायोटाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, अभ्रक कुछ इस तरीके का दिखता है। इट्स अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी परत के ऊपर परत जमी हुई है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैकिश सिल्वरिश टाइप का आपको जो है दिख रहा है स्ट्रक्चर इसका। ये देखिए, अब हम देखते हैं कि अभ्रक के सिनोनिम्स यानी पर्याय क्या क्या हैं। गगन, भृंग, अभ्र, व्योम, वज्र, घन, गिरिज, बहुपत्र, अनंतक, आकाश, अंबर, ख आदि। यानी ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे और भी सिनोनिम्स इसके दिए गए हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं रस तरंगिणी अध्याय 10। एक बार देख लेते हैं कि अभ्रक है कितने प्रकार का। तो दोस्तों, अभ्रक जो है वो 4 प्रकार का होता है। श्वेत अभ्रक, रक्त अभ्रक, कृष्ण अभ्रक और पीत अभ्रक। इन चारों में से आज जिस अभ्रक का हम शोधन करेंगे वो है कृष्ण अभ्रक। ये सुनने के बाद आप सबके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कृष्ण अभ्रक ही क्यों हम शोधित कर रहे हैं, इसी का शोधन क्यों करा जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि इन सब चारों अभ्रकों में से सिर्फ कृष्ण अभ्रक इसीलिए यूज़ होता है कि इन चारों में सिर्फ कृष्ण अभ्रक ही एक ऐसा अभ्रक है जो कि रोगनाशक है। बाकी की जो 3 अभ्रक हैं जैसे कि श्वेत अभ्र, रक्ताभ्र और पीत अभ्र, ये सब रोगनाशक नहीं है, ये सब रोग उत्पादक हैं। इनसे कई अन्य प्रकार के रोग जो हैं वो उत्पादित होते हैं। इसीलिए हम सिर्फ कृष्ण अभ्रक लेते हैं जो कि रोगनाशक है। दोस्तों, कृष्ण अभ्रक खुद में ही 4 प्रकार का होता है। पिनाक, नाग, मंडूक, वज्र। तो आज जो प्रकार हम लेंगे कृष्ण अभ्रक का वो है वज्र। अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल का जो है एम क्या है, हम ये प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभ्रक है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ये अशुद्धियाँ, ये इम्प्योरिटीज़, ये 2 प्रकार की हो सकती है, फिजिकल और केमिकल। तो इन फिजिकल एंड केमिकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो है हम अपने अभ्रक का शोधन करते हैं। आज अभ्रक शोधन के लिए जो प्रक्रिया हम यूज़ करेंगे उसका नाम है निर्वाप। आप सभी लोग कई बार निर्वाप और आवाप के बीच में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर। निर्वाप को क्लियर करने के लिए हम इस श्लोक का हेल्प लेंगे। देखते हैं श्लोक को। धात्वादेर वन्हि तप्तस्य, यानी क्या कहा जा रहा है कि ये जो हमारी धातुएं धातुएं जैसे कि लोहा, ताम्र, चांदी आदि, ये सारी धातुएं जो हैं वन्हि तप्तस्य यानी इनको अग्नि पर तपाना है। जल आदौ यन्निषेचनम। जल आदौ यन्निषेचनम मतलब
जल आदि जो लिक्विड मीडिया होंगे उसमें फिर इनको डुबोना है, यानी इन धातुओं को अग्नि पर तपाकर लिक्विड मीडिया में डुबोना, इस प्रक्रिया को जो है हमने निर्वाप कहा है। निर्वाप को निषेक के नाम से भी जाना जाता है, इसी निर्वाप को स्नपन भी कहते हैं। फिर आवाप क्या है? आवाप भी कुछ ऐसा ही है बट निर्वाप से डिफरेंट है। चलिए जान लेते हैं आवाप में क्या होता है। आवाप में आप धातु को पिघलाते हैं, उसे तपाते नहीं हैं। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे कि धातुओं को जो है अग्नि पर तपाकर उनको लिक्विड मीडिया में डाल रहे थे, बट अब आवाप में हम क्या करेंगे, जो धातुएं हम लेंगे उनको हम पिघलाएंगे, फिर उनमें लिक्विड मीडिया ऐड करेंगे, इसी को हम बोलेंगे आवाप। आवाप को ही प्रतिवाप के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, अब हम देख लेते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं हमको इस प्रैक्टिकल के लिए। पहला इक्विपमेंट है हमारा हीटिंग डिवाइस। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल है हम वो स्मॉल स्केल पे करने वाले हैं, इसलिए जो उसके लिए हम हीटिंग डिवाइस लेंगे वो गैस स्टोव होगा। यूजुअली इस प्रैक्टिकल को जो है बड़े पैमाने पर करने के लिए, अभ्रक को एक बड़े पैमाने पर शोधन करने के लिए जो हमारी भट्टी होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड इक्विपमेंट इज टोंग्स। टोंग्स यानी कि चिमटा, जो कि आप देखे होंगे किचन में आपकी मम्मियाँ जब रोटी जो है वो सेकती हैं, तो जो इक्विपमेंट होता है उनके हाथ में, जैसे हम चिमटा बोलते हैं, उसी को हम टोंग्स कहते हैं इंग्लिश में। थर्ड इक्विपमेंट इज़ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्यों? देखिए दोस्तों, जब आप अभ्रक का शोधन करेंगे तो शोधन करने से पहले जो उसका वेट है वो ज़्यादा होगा, और जब आप उसका शोधन कर लेंगे उसके बाद जो है उसका वेट घट जाएगा। अभी वेट में सडन चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप अभ्रक में से इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव कर दे रहे हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ का वेट होगा वो घट जाएगा। इसीलिए लास्ट में जो आपके पास अभ्रक बचेगा उसका वेट अभ्रक का कम हो जाएगा। इसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास वेइंग मशीन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टील प्लेट एंड बाउल्स। एक स्टील प्लेट होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें हम जो है अभ्रक जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे लास्ट में फ़िल्टर कर लेंगे सब कुछ उसका, उसके बाद उसको सूखने रखेंगे। दूसरा हमारे पास 7 से 8 जो है स्टील की कटोरियाँ होनी चाहिए। स्टील की कटोरियाँ क्यों? क्योंकि आप जब निर्वाप का प्रोसीजर करेंगे, जब वो लिक्विड मीडिया में डालेंगे, तो जो लिक्विड मीडिया है वो इन कटोरियों में आपको लेना है। 7 से 8 कटोरियाँ मैंने क्यों बोली? क्योंकि आपको 7 बार जो है आपको निर्वाप का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो 7 बार जो है आप एक नया नया त्रिफलाक्वाथ लेते जाएंगे उसमें। लास्ट में है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर यानी कि छन्नी, वो आपको फिल्ट्रेशन के काम में आएगी। ये देखिए, अब हम देखते हैं अभ्रक शोधन का श्लोक। अभ्रकम वन्हि संतप्तम सप्तवारम निषेचितम। तो क्या बताया गया है कि अभ्रक को वन्हि संतप्तम यानी कि अग्नि पर तपाना है। कब तक तपाना है? जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, तब तक उसे तपाते रहना है। और कितनी बार तपाना है? तो 7 बार। दोस्तों अभ्रक को 7 बार अग्नि पर तपाना है और 7 बार उसे उस लिक्विड मीडिया में डुबोना है, यानी कि निषेचितम। अब आप कह रहे होंगे कि लिक्विड मीडिया क्या लेना है, तो नेक्स्ट लाइन में इसका वर्णन किया गया है, गो दुग्धे व वराक्वाथे। यानी या तो आप गो दुग्ध यानी कि गाय का दूध ले सकते हैं, या फिर वराक्वाथ। वराक्वाथ क्या है? वराक्वाथ है हमारा त्रिफलाक्वाथ। त्रिफला ये 3 फल से मिलके बनता है, हरितकी, विभीतक, आम्लकी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग विभीतक का प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत बोलते हैं। विभीतक है वो, विभीतकी नहीं। तो क्या बताया गया है? अभ्रकम वन्हि संतप्तम सप्तवारम निषेचितम गोदुग्धे व वराक्वाथे शुद्धि मायात्यनुत्तमम्। आपको अभ्रक को 7 बार अग्नि पर तपाकर 7 बार उसको जो है गोदुग्ध या फिर वराक्वाथ में डुबोना है। इससे आपका अभ्रक जो है वो शुद्ध हो जाएगा। इसका रेफरेंस है रस तरंगिणी अध्याय 10। एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप अभ्रक को अग्नि पर तपाएंगे उस समय उसमें से एक हिजिंग साउंड आएगा। हिजिंग साउंड यानी
जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम गरम तवे पे पानी के छींटे मारते हैं तो जो साउंड आता है आपको, वही हिजिंग साउंड होता है। तो ऐसा ही हिजिंग साउंड जो है अबरक को जब आप तपाएंगे अग्नि पर तब आएगा। तो जब तक वो हिजिंग साउंड आना बंद ना हो जाए और जब तक आपका अबरक रेड हॉट ना हो जाए, तब तक आपको उसको तपाते रहना है। जब वो हिजिंग साउंड बंद हो जाए और वो रेड हॉट हो जाए, उसके बाद आपको जो है अबरक को या तो गोदुग्ध में डुबोना है या फिर वरा क्वाथ यानी कि त्रिफला क्वाथ में। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि ये प्रोसीजर कैसे करना है। ये इसके लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्री ऑपरेटिव यानी कि पूर्व कर्म, दूसरा पार्ट है ऑपरेटिव यानी कि प्रधान कर्म, तीसरा पार्ट है पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि पश्चात कर्म। अब इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं हम। ये देखिए प्री ऑपरेटिव, इसमें 2 स्टेप्स आती हैं आपके कि जो लिक्विड मीडिया आप यूज़ करेंगे उसका प्रिपरेशन आपको करके रखना है। सो प्रिपरेशन ऑफ त्रिफला क्वाथ, 1 मिनट। अब यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि गोदुग्ध और त्रिफला क्वाथ जो हमें बताया है, हम कैसे जान लें कि हमें कौन सा वाला लिक्विड मीडिया लेना है और क्यों लेना है? तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको अबरक को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करना है, उस टाइम आप जो अबरक शोधन करेंगे वो गोदुग्ध के साथ होना चाहिए। जब आप इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करें तो उस टाइम आप उसको जो है त्रिफला क्वाथ के साथ शोधित करें। आगे का स्टेप दिया गया है कि जो आप अशुद्ध अबरक ले रहे हैं उसका आप वेट मेज़र कर लें। एक और मैं आपको यहाँ पर बात बताती हूँ कि जो त्रिफला क्वाथ हम प्रिपेयर करेंगे वो क्वांटिटी सफिशिएंट होना चाहिए। क्वांटिटी सफिशिएंट मैंने क्यों बोला कि आपको 7 बार अबरक को जो है अग्नि पर तपाना है और 7 बार उसको त्रिफला क्वाथ में डालना है। तो हर बार जो है आप एक नया त्रिफला क्वाथ लेंगे, आप पुराना वाला रिपीट नहीं करेंगे। आ जाइए, अब हम मेन प्रोसेस देख लेते हैं। जो मुख्य हमारा है वो है प्रोसेस ऑफ निर्वाप, जो कि हमारा ऑपरेटिव में आता है। इसको आपको 7 बार रिपीट करना है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, अब्रकम बन्ही संतप्तम सप्तवारम निषेचितम गोदुग्धे बरा क्वाते शुद्धि माया तनुत्तमम। 7 बार अब्रक को अग्नि पर तपाकर 7 बार उसे बरा क्वाथ या फिर गोदुग्ध में डुबोना है। इसी को जो है निर्वाप कहा गया है। ये प्रोसेस आपको ऑपरेटिव में करना है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में क्या करेंगे आप कि जब 7वीं बार आप उस अबरक को जो है तपे हुए अबरक को वरा क्वाथ में डालेंगे 7वीं बार, तो उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके किस में निकालना है, उस स्टील की प्लेट में निकाल लेना है और बचा कुचा जो उसमें अबरक के पार्टिकल्स होंगे उनको आप छन्नी की मदद से यानी कि स्ट्रेनर की मदद से फिल्टर करना है। अब जब आपने ये सारा मटेरियल जो है एक प्लेट में निकाल लिया है, तो अब उस अभ्रक को, जो शोधित किया गया अभ्रक है, उसे और शुद्ध करने के लिए आप उसे गुनगुने पानी के साथ जो है वॉश कर लेंगे और उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। दोस्तों, जब वो ड्राई हो जाए तो उसका वेट मेज़र करेंगे। आप देखेंगे कि वेट मेज़र करते टाइम कि आपने जो अभ्रक लिया होगा, जितना वेट आपने लिया होगा उससे जो है वो अभ्रक का वेट घट गया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अबरक का वेट क्यों घटा है, क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज़ जो है रिमूव कर दी हैं अबरक शोधन करके, इसलिए ये जो है डिक्रीज़ आया वेट में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। आगे चल के इसका फिर मारण संस्कार होगा, भस्मीकरण होगा और अन्य औषधियाँ इससे जो है बनाई जाएंगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार जो है हम अबरक को तपाएंगे अग्नि पर। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अभ्रक को गैस स्टोव पे इस तरीके से तपाएंगे, उस टाइम आपका जो अभ्रक है वो इस बर्नर से टच नहीं होना चाहिए। आपको बहुत जेंटली हैंडल करना है इस अभ्रक को, जो आपने टोंग्स लिए हैं उसकी मदद से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नीचे से रेड हॉट हो रहा है। एक एक लेयर जो है इसकी खुलती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से एक हिजिंग साउंड आएगा।
जब तक वो हिजिंग साउंड आना बंद ना हो जाए और जब तक ये पूरा का पूरा रेड हॉट में नहीं टर्न हो जाता, तब तक आपको इसको तपाते रहना है। देखिए कैसे रेड हॉट हो रहा है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया अपना अदरक त्रिफला औकात में। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें से एक हिजिंग सा साउंड आ रहा है। ये देखिए फ्यूम्स उठ रही हैं हिजिंग साउंड के साथ। आपने ये देखा, ये नीचे एक लेयर इसकी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, सेपरेट हो गई है उसमें से। फिर से देखिए इसको, ये देखिए। तो जब आपने अदरक को अग्नि पर तपाया तब भी हिजिंग साउंड आया, और जब आपने उसको त्रिफला को हाथ में डाला तब भी एक हिजिंग साउंड आ रहा है। ये देखिए इसकी एक लेयर सेपरेट हो गई। इसी प्रकार से इसकी एक एक लेयर जो है खुलती जाती है और कुछ ना कुछ अदरक का पार्टिकल्स जो है वो त्रिफला को हाथ में रह ही जाता है। इसीलिए हम हर बार नया नया त्रिफला को हाथ लेते जाते हैं। यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो हिजिंग साउंड आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है। तो ये जो लेयर्स होती हैं दोस्तों अदरक की, उस लेयर्स के बीच में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण ही जो है ये जो हिजिंग साउंड आपको आता है। ये देखिए लास्ट में जब आप 7वीं बार इसको त्रिफला को हाथ में डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है इसकी एक एक लेयर खुल जाएंगी और बाद में ये इस तरीके से आप फिल्टर कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे पूरा जो अदरक है हमारा वो उसकी एक एक लेयर्स खुल चुकी हैं। जब आप इस अदरक को वॉश कर लेंगे वार्म वाटर के साथ, उसके बाद जब इसको ड्राई कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है ये अदरक आपको दिखने लगेगा। अब देख लेते हैं कंफर्मेशन टेस्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदरक जो है पहले से उसके वेट में कुछ चेंजेस आएंगे, वो लाइट वेट हो जाएगा, उसका वेट डिक्रीज़ होगा। तो जब तक आपका जो वेट है अदरक का वो डिक्रीज़ ना हो तब तक आप नहीं मानिएगा कि आपका अदरक जो है वो शोधित हो चुका है। आपका अदरक तभी शोधित होगा जब तक उसका वेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। डिक्रीज़ होने के बाद ही आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो अदरक अच्छी तरीके से प्योरीफाई हो चुका है, उसका पूरा अच्छे तरीके से शोधन हो चुका है। नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है हमारा कि हर एक लेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो अदरक हमने लिया था उसकी जो है ना आप परत देख सकते थे, पर जो उसकी लेयर्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड थी। बट जब अदरक शोधन हो गया तो उसकी हर एक लेयर जो है वो टूट के बिखर सी गई थी, वो अलग अलग हो गई थी। तीसरा हम कंफर्मेशन टेस्ट क्या देखेंगे, जब जो ड्राई हो चुका है ना हमारा अदरक, तो उसको ड्राइड अदरक को जब हम थोड़ा रब करके देखेंगे तो वो फाइन पाउडर सा टर्न हो जाएगा, उसमें एक मतलब पाउडरिश फॉर्म में आ जाएगा वो जब हम उसको रब करेंगे तब। दूसरा उसके कलर में भी चेंज आएगा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, ये देखिए अभी आपको कैसा दिख रहा है, ब्लैकिश और सिल्वरिश दिख रहा है। तो जब आप इसको हाथ में लेके थोड़ा सा इसको रब करेंगे तो इसका जो पाउडर बनेगा वो ब्लैकिश फॉर्म में आ जाएगा, ब्लैकिश कलर में आ जाएगा। यही सब इसके कंफर्मेटिव टेस्ट होंगे। अभी ये जो प्रैक्टिकल में मैंने आपको अदरक दिखाया था, तो वो जो अदरक था शोधन करने से पहले उसका वेट 5 ग्राम था और शोधन करने के पश्चात उसका जो वेट था वो 4 ग्राम आया। अब देख लेते हैं इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस। दोस्तों डायरेक्टली अदरक से कोई ऐसी दवाई नहीं बनती है कि जिस प्योर अदरक हम जिसमें हम ले रहे हों डायरेक्टली। इसका जो यूज़ है वो भस्म के फॉर्म में किया जाता है अन्य औषध द्रव्यों के बनाने के लिए। तो जो भस्मीकरण है उसी को हम बोलते हैं मारण संस्कार। फिर है इसका थेरेप्यूटिक यूजेस। तो थेरेप्यूटिक यूजेस में दोस्तों ये प्राणवाह स्त्रोतस के विकार में दिया जाता है, मलवाह स्त्रोतस के विकारों में दिया जाता है, मनोवाह स्त्रोतस के विकारों में दिया जाता है। कितना देना है डोज, तो वो है 1 से 2 रत्ती। रत्ती क्या होता है, रत्ती बताते हैं मैं आपको। दोस्तों 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम। तो अब यहाँ डोज कितना दिया गया है, 1 से 2 रत्ती। 1 से 2 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम से लेके 250 मिलीग्राम तक जो है आप इसको डोज दे सकते हैं।
अब ये लेना किसके साथ है, अनुपान कैसे करना है इसका, तो अनुपान आप इसका घृत के साथ, घृत यानी कि घी, या फिर मधु के साथ, मधु यानी हनी, उसके साथ आप इसका अनुपान कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे इसी तरीके के वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अन्य कौन से विषय पे मुझे वीडियो बनाना है या आप देखना चाहते हैं मेरे कोई और वीडियोस किसी और टॉपिक पे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस प्रैक्टिकल के जो हैं डिटेल्ड नोट्स लेने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। जय आयुर्वेद, जय भारत।